जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पटवारी एमपीपीएससी या फिर एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज तक का सबसे बेस्ट क्लास रहेगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो फैक्ट बताऊंगा जो से अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बस ये है कि शुरुआत से लेके अंत तक आप वीडियो को पूरा देखें, क्लास को पूरा कंटिन्यू देखें और हो सके तो पेन कॉपी लेके अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, टाइम दूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन जब यहाँ पे मैं बताऊं तो उसको ध्यान से बस देखना है। ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो देखें यहाँ पर, ये स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला देता हूँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद आर्टिकल 40 के बारे में, 40 के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जितनी भी समिति है, ठीक है, जितनी भी कमिटीज बनी थी उन समितियों के बारे में हमने पूरा डिटेल से वहां पे पढ़ा है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उससे पिछली क्लासें आपने नहीं ली है, तो आप जरूर देखें वहां पे। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। राइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और कई इसमें से आए हुए भी है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एमपीपीएससी के एग्जाम में या पिछली से पटवारी की एग्जाम हुई उनमें भी इनमें से आए हैं। ठीक है, तो देखें सबसे फर्स्ट यहाँ पर, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 243 मतलब 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 243। तो अनुच्छेद 243 में क्या क्या है, क्या दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 में आपको सिंपली दिया गया है, जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मान लो कि साइंस पढ़ना स्टार्ट किया हमने। ठीक है, स्कूल में हमने सिर्फ साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो स्कूल में सबसे पहले हमें क्या बताया गया था, तो स्कूल में सबसे पहले साइंस के बारे में, मतलब साइंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज साइंस, तो साइंस की डेफिनेशन सबसे पहले बताई गई थी। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, शुरुआत में पहले क्या जानते हैं हम कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट दिया है अनुच्छेद 243। तो इसमें भी क्या है, परिभाषाएं ही है, डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, परिभाषाएं या परिभाषा। तो ये है आर्टिकल 243 में। ठीक है, आर्टिकल 243 या अनुच्छेद 243 में। अब यहाँ पे जो परिभाषाएं होगी वो किन किन वर्डों की परिभाषाएं होगी या फिर किन संस्थाओं की परिभाषाएं होगी। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जब पंचायत मान लो से बनती है, उसमें सबसे निचला स्तर कौन सा है, प्रारंभिक, तो वो कौन सा है, ग्राम सभा। ठीक है, क्या होता है, ग्राम सभा। तो सबसे पहला यहाँ पर होता है ग्राम सभा, ग्राम या फिर ग्राम ले लो या फिर गांव ले लो। ठीक है, गांव को पहले लेते हैं, गांव, और गांव में क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम सभा ये है। ठीक, ग्राम सभा। तो गांव की परिभाषा यहाँ पर इन आर्टिकल के अंदर दी गई है, ग्राम सभा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर बात करें माध्यमिक स्तर। ठीक, माध्यमिक स्तर मतलब पंचायतों का जो माध्यमिक स्तर है, ब्लॉक लेवल का जो स्तर है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद में बात करें अपन जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत ये है। उसके बाद में पंचायत और पंचायत क्षेत्र। ठीक है, तो पंचायत व पंचायत क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट में जनसंख्या, जनसंख्या को भी यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जनसंख्या। ठीक है, तो इतने वर्ड आपके सामने जो दिख रहे हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यहाँ पर ये अनुच्छेद है 243 में। ठीक है, और यहाँ से ही पंचायती राज संस्थाओं का पहला अनुच्छेद स्टार्ट होता है 243 से। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 243A। ठीक है,
मतलब इसका अगला भाग अनुच्छेद 243 ए। तो ए को आपको वहां पे पेपर में लिखा हुआ मिलेगा क। ए के स्थान पर क्या रहेगा क। यदि इंग्लिश में लिखा तो ए लिखेंगे और हिंदी में लिखें तो क लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आपको मैक्सिमम कंडीशन में क ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों को याद रखना है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 ए, अब इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें यहां पर दिया गया है ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन, ठीक है, ग्राम सभा का गठन ये है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये दिया है कि ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसकी संरचना कैसी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें बताया है आर्टिकल 243 ए या फिर अनुच्छेद 243 ए या फिर क। राइट, तो अब इसमें जो ग्राम सभा होगी वो किस टाइप की होगी, ठीक है, कैसे उसको गठित की जाएगी, वो यहाँ पर बोला गया है। तो अब इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि ग्राम सभा क्या होगी, ठीक है, या फिर उसमें कौन से लोग होंगे। तो ग्राम सभा पंजीकृत मतदाताओं का एक क्या है, सभा है। ग्राम सभा के अंदर जो भी लोग होंगे वो कौन होंगे, उसी गांव के पंजीकृत मतदाता। मतलब पंजीकृत मतदाता का मतलब ये है कि जिनका नाम लिस्ट में है या फिर नामावली में है। ठीक है, चुनाव जब होते हैं तो पूरी नामावली एक पूरी लिस्ट देखते हैं, उस लिस्ट में यदि उन लोगों के नाम हैं तो उन्हीं लोगों से वहां से लेकर कुछ लोगों का एक सभा बनती है और वही सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राम सभा हुआ। और ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243 ए आएगा। ठीक है, या फिर कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकते हैं कि अनुच्छेद 243 ए में किस चीज का प्रावधान किया गया है या फिर किसका प्रावधान किया गया है। तो किसका प्रावधान किया गया है, ये ग्राम सभा के गठन का। राइट, इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। दो अनुच्छेद हो गए, पहले में परिभाषाएं होगी, दूसरे में ग्राम सभा हो गई। ठीक है, ग्राम सभा। उसके बाद तीसरे में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 बी या आर्टिकल 243 बी। ठीक है, और इस बी को हिंदी में यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। यहाँ पर क है और ये क्या है, ख है। तो अनुच्छेद 243 ख या फिर अनुच्छेद 243 बी। राइट, तो इस तरीके से अनुच्छेद 243 बी या ख में क्या दिया गया है, किन चीजों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये है, तीन चीजें क्रम से याद रखना है। 243 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, परिभाषा दी सबसे पहले, उसके बाद में गांव में क्या हुआ, ग्राम सभा का गठन हुआ। ए में ग्राम सभा का गठन हुआ। बी में मतलब दूसरी जब ग्राम सभा बन गई उसके बाद यहाँ के लोगों ने पूरा डिसाइड किया कि आगे क्या करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, एक बड़ी संस्था बनेगी। तो ये किसमें बनेगी, पंचायतों का गठन किसमें होगा, 243 बी में या फिर ख में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। तो ये होगा पंचायतों का गठन। और बाकी इसे की बोले तो इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल कौन सा है, 14, उसको भी ध्यान रखना है। उसी में भी क्या बोला गया है, पंचायती राज संस्थाओं का गठन आर्टिकल 40 में बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर पंचायत के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 बी में दिया गया है। राइट, तो इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखना है। और इसके बारे में पूरा डिटेल में यदि पढ़ना है तो आपको पिछली क्लास में जाना, पिछला वीडियो देखना है। ठीक है, स्टडी राज 25 चैनल पे, और वहां पर इसके बारे में आर्टिकल 40 के बारे में पूरा डिटेल में मिलेगा। राइट, 73वां संविधान संशोधन मैंने बताया था, उसके महत्व बताए थे, उसी के साथ में आर्टिकल 40 के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अब अभी यहाँ पर इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा मैं, अभी केवल कम टाइम में अपने को अधिक से अधिक चीजें यहाँ पे अनुच्छेद पूरे पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो 243 बी में पंचायतों का गठन हो गया, ए में ग्राम सभा हो गई, और केवल 243 में परिभाषाएं हो गई। अब 243 सी में आते हैं, अनुच्छेद 243 सी या आर्टिकल 243 सी। ठीक है, अब सी को हिंदी में यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, ये क है, ये ख है और ये ग है। ठीक,
उसके बाद में फिर आगे यहाँ पे अब इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 243C में क्या दिया गया है या फिर ग में क्या दिया गया है। तो सी में यहाँ पे याद रखना है संरचना, संरचना, ठीक है, इसको सी से संरचना याद रखना, सी से संरचना। तो इस तरीके से 243C या फिर ग संरचना। अब संरचना कौन सी, किसकी संरचना, तो यहाँ पर जो संरचना की बात होगी 243C में, वो पंचायती राज संस्थाओं की संरचना कैसी होगी, द्विस्तरीय होगी या फिर त्रिस्तरीय होगी या फिर 4 स्तरीय होगी। तो हर जगह अलग अलग से की स्तर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संरचना, जैसे कि अभी लगभग पूरे इंडिया में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं काम करती है, कुछ राज्यों के अलावा, राइट। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय संस्था है ना, त्रिस्तरीय, स्तरीय या फिर द्विस्तरीय, द्विस्तरीय। तो ये संरचना पूरी हुई है, द्विस्तरीय रहेगी पंचायती राज संस्था या फिर त्रिस्तरीय रहेगी। ये किस अनुच्छेद में दिया है, तो 243C में दिया है, सी या फिर ग में दिया है, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ संरचना का, उसका स्ट्रक्चर का, मतलब उसके आकार का, मतलब उसकी जो पंचायती राज संस्थाएं होगी उनकी बनावट कैसी होगी, ठीक, किस तरीके की होगी। तो ये स्तर यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपने से देखा होगा, जब पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सबसे पहली समिति हमने देखी थी, पढ़ी थी पूरा कंप्लीटली, उसमें बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति, BRM, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और ये जो समिति है ये कब आई थी, 1957 में। कब आई थी, 1957 में। तो इस समिति ने क्या बोला था कि पंचायती राज संस्थाएं जो होगी वो किसी होगी, त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर होंगे। 3 स्तर कौन कौन से हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद मंडल पंचायत, मतलब कौन सी, ब्लॉक स्तर पर, ठीक। उसके बाद फिर जाएंगे तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। अब मंडल पंचायत को अलग अलग की नाम से भी जानते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने त्रिस्तरीय फंडा दिया था। और उनके बाद में फिर आए थे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इन्होंने से कि ये 1977 में से कि ये समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, ठीक है। डिटेल में समितियों के बारे में नया कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली बता रहा हूँ अशोक मेहता समिति। और इसने जो मॉडल दिया था पंचायती राज संस्थाओं का, वो द्विस्तरीय मॉडल दिया था, ठीक है। और ये जो त्रिस्तरीय द्विस्तरीय जो पूरा सेट है, पूरा इनका जो प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 243C में, सी से संरचना, सी से संरचना, ठीक है। और बी में क्या है, बी या ख में इसमें पंचायतों का गठन, और ए में या फिर क में अनुच्छेद 243A या क, इसमें क्या है, ग्राम सभा। तो सबसे फर्स्ट परिभाषाएं, फिर ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद में क्या बनेगा, पंचायतों का गठन होगा। पंचायतों के गठन के बाद क्या होगा, जब गठन कर दिया तो फिर उनकी संरचना, उनका आकार निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो ये सी में संरचना या आकार निर्धारित किया पूरा समितियों के कहने पे। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 243D, ठीक है, अनुच्छेद 243D। और इसी डी से यहाँ पे याद रखना है डिवीजन, क्या है, या फिर डिवाइड, डिवीजन या फिर केवल डिवाइड याद रखो इसको। तो डिवाइड का मतलब होता है कोई भी चीज हो उसको डिवाइड करना, मतलब तोड़ना, अलग अलग भागों में बांटना, ठीक है। तो अलग अलग भागों में बांटना, तो यहाँ पे डिवाइड से क्या मतलब है पंचायती संस्थाओं में, तो यहाँ पर 243 या अनुच्छेद 243D में डिवाइड किया किनका, सीटों का, मतलब सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, ठीक है। अब सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमने जब 73वां संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट किया था, पढ़ा था, उसमें हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो उसको भी क्लास में जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ मैं कि सीटों का जो बंटवारा हुआ है किस आधार पर हुआ है। तो पंचायती राज संस्थाओं में अनुच्छेद 243D के अनुसार सीटों का बंटवारा जनसंख्या, कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो 1/3 हुआ है महिलाओं के लिए, ठीक। महिलाओं की बात करें तो 1/3 सीटें किसके लिए होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, राइट। और इसी टाइप से यदि से कि
हम बात करें अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तो उसके लिए भी यहाँ पर कितना है, अध्यक्ष पद के लिए, ये सदस्य के लिए, ठीक है, सदस्य या कि मान लो से कि सरपंच कोई बनती है, कोई महिला सरपंच बनती है, तो वहां पर पंचायत में जितनी भी पंचायतें होगी या फिर जितना भी से पंचायत राज संस्थाओं में जितनी भी से कि एरिया होगा, उसमें 1/3 1/1 जो सीटें होगी वो महिलाओं के लिए। और अध्यक्ष पद की बात करें तो अध्यक्ष पद में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दी गई है, तो उसमें भी 1/3 ही दी गई है, ठीक है। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर भी 1/3 सीटों का आरक्षण है, किनके लिए, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए फिक्स यहाँ पे याद रखना 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। बाकी नॉर्मली बात करें तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और भी डिटेल में आपको देखना, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक चीज पूरी देखना है, तो आप पिछली क्लास पे जाके डिटेल से ध्यान से आप देख लें उसको, ठीक है, और साथ में नोट्स भी बना लें। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करें आगे, तो एमपी और बिहार में, कहां पर, एमपी और बिहार, मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश प्लस बिहार, यदि इनकी बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण दिया गया है सीटों पर, तो वहां यहाँ पर 50% आरक्षण है महिलाओं, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना है, 50% है। सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश बिहार में 50% है, ठीक है। यहाँ पर 1/3 नहीं है, 50-50 है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। तो ये जो अनुच्छेद है बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले अनुच्छेद 243 में क्या दिया है, परिभाषाएं। 43A में क्या दिया है, ग्राम सभा। ग्राम सभा के बाद उससे बड़ी संस्था क्या बनती है, तो पंचायत। कब, 243B में, तो B में पंचायत, C में संरचना, D में डिवाइड किसका, सीटों का, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। और फिर बढ़ते हैं आगे, जो अनुच्छेद बाकी है जो बचे हुए हैं उनकी ओर। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले अनुच्छेद 243E, मतलब 243E, और E को यहाँ पे अंगा, यहाँ पे से ये बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 243E अनुच्छेद, इसमें क्या दिया है, इसमें यहाँ पर ई है ना, तो ई से याद रखना है। ई से क्या याद रखेंगे, देखो इसको यहाँ पे याद रखने का कंसेप्ट है सिंपल ही, कि इस ई से इसका क्या है, इसका टाइम, टी से टाइम, इसका टाइम आएगा, ठीक है, इसका टाइम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ई, जब भी से अनुच्छेद 243E आए, तो यहाँ पे नॉर्मली अपने माइंड में एक तक ये सेंटेंस को लाना है कि ई से इसका टाइम आएगा, ठीक। तो ये है, तो इसका टाइम का मतलब क्या है, टाइम कार्यकाल की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हो जाएगा कार्यकाल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ई में 243E में इसका टाइम आएगा, मतलब यहाँ पर टाइम मतलब क्या है, कार्यकाल, ये। अब तो ये हुआ। उसके बाद में बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 243F, ठीक है, F, इसको शरत चम्मच से अपन डिनोट करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अनुच्छेद 243F, इसमें क्या दिया गया है, तो F से यहाँ पर याद रखना है फेल या फिर फेलियर, ठीक है, फेल या फिर फेलियर। तो यहाँ पर फेलियर या फिर कोई इंसान फेल कब होता है, या फिर कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कब नहीं लड़ सकता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे बात की गई है। तो उसी को यहाँ पर एक वर्ड में अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे निर्हरताएं मतलब उसकी अयोग्यताएं, जो कि वहां पर फॉर्म भरने या फिर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, वो क्या है, निर्हरताएं या फिर अयोग्यताएं, ठीक है। तो अयोग्यताओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद का नाम बताना है, सिंपल याद रखना, 243F, और F से याद रखना फेल। तो इसी से यहाँ पे आपके माइंड में पूरी कहानी आ जाएगी, और निर्हरताएं या फिर अनहरताएं भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 7वें नंबर पे आओ, अनुच्छेद 243G, ठीक है, G। तो G को यहाँ पे 636 से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और G से आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि G लिखा है ये, ठीक है, G, ये अधिकतर लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या तो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके सामने जी करके से बोलते हैं, या फिर से जो थोड़े से ताकतवर इस टाइप के हैं,
तो जब जिनके पास ज्यादा शक्तियां हैं या फिर जो थोड़ा सा पावरफुल है उसके सामने हमेशा क्या बोलते हैं, मान लो कि उसने कोई कुछ बोला, किसी को बुलाया, तो जो व्यक्ति वहां पर गया उस अधिकारी के पास, तो अधिकारी कुछ भी बोलेगा तो क्या बोलेगा वो, जी सर, ठीक है, जी सर, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति उसके पास कुछ पावर है, शक्तियां हैं, इसीलिए सामने वाला उसको क्या बोलता है, रिस्पेक्ट देता है, जो उस अधिकारी के पास व्यक्ति गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जी, तो जी से यहाँ पर याद रखना है किस व्यक्ति को बोलते हैं जी, जिसके पास कुछ पावर होता है या फिर शक्तियां होती है, ठीक है। तो जी से पावर या फिर शक्तियां याद रखना है, उसके बाद में शक्तियां भी है और फिर जवाबदारी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 243 जी, इसमें क्या आ जाएगा, पावर, शक्तियां या फिर जवाबदारी या फिर जवाबदेही, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कंप्लीट इसका। और जी के बाद यहाँ पर एच भी आता है, ठीक है, एच, अनुच्छेद 243 एच, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं अनुच्छेद 243 एच, ठीक है, एच। तो एच को हम हिंदी में लिखते हैं ज, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें टैक्स लगाने की शक्तियां हैं। क्या है, पंचायत को टैक्स लगाने की शक्तियां हैं। जैसे कोई भी मानसिक पंचायत है, वहां पे उस किसी गांव में मेला वगैरह लगता है या फिर दुकानें काफी लगती है, हाट वगैरह से होता है, मार्केट लगता है, तो वहां पर 10 रुपए या फिर 20 रुपए की एक टिकट मिलती है या फिर एक स्लिप देते हैं, ठीक है, उस संस्था के द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा, और वहां से उनसे 10 रुपए या 20 रुपए दुकानदार से लेते हैं, ठीक है। तो वो ही क्या होता है, टैक्स होता है। तो टैक्स लगाने का जो पावर होता है, शक्तियां होती है पंचायत के पास, वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है 243 एच में या फिर ज में, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया। और फिर हम बात करें अनुच्छेद 243 आई, ठीक है, अनुच्छेद 243 आई। तो आई को यहाँ पर हिंदी में झ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, झ। यहाँ पर इन हिंदी वाले वर्डों को भी अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो वहां पर हिंदी में ही लिखा हुआ आएगा, हो सकता हो इसमें आए, तो दोनों को ध्यान रखना है, ठीक। तो अनुच्छेद 243 आई, इसमें क्या है, आई से इनकम, आई से क्या है, इनकम। तो यहाँ पर इनकम मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे हिंदी में, वित्त, ठीक है, वित्त। वित्त से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो काम कौन करेगा, पंचायत को कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है, कितना कहाँ पर खर्च होगा, इन सब का जो पैसे का मैनेजमेंट करने वाला जो संस्था है वो कौन सी है, जो पंचायती राज संस्थाओं को देती है पैसा, ठीक है। तो वो होती है वित्त आयोग। कौन सा है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो ये अनुच्छेद 243 आई के तहत यहाँ पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है या हुआ है, या फिर अनुच्छेद 243 आई या झ में किसका प्रावधान है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे वित्त आयोग का कंप्लीट हुआ आई, जी, और जी किसके सामने बोलते हैं, पावरफुल व्यक्ति के सामने। तो पावर और शक्तियां यहाँ पर जवाबदारी याद रखना। उसके बाद में अनुच्छेद 243 के में क्या है, तो सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में होता क्या है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्शन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद ये वाला 243 के। यहाँ पर क्या है, चुनाव है, इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन, इसको याद रखना है। तो इलेक्शन का प्रावधान 243 के में है, राइट। चुनाव को किस तरीके से करवाना है, कैसे होगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगी उसकी, ठीक है, ये सारा जो प्रावधान किया गया है वो किसमें है, अनुच्छेद 243 के में। तो इसको ध्यान रखें, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे या फिर आर्टिकल थे वो कंप्लीट हुए, और इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पढ़ लेना है एक बार, और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि इससे कि आगे मतलब जब भी अपन रिवीजन करें इसका तो आसानी से कर पाए, पेज पलटे, आराम से देखें उसको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में ये वीडियो को यदि से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें। यदि से कि यहाँ से आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत मान लो 10% भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।